टैक्स जैसी बातें कही जा रही है। तो कुछ बरस पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही गई थी। लोगों को लगा कि एक जुमला है, इसमें मोड़ने के लिए बात कही गई है, लेकिन शनै शनै केंद्र सरकार इस दिशा में कदम उठाती है। और बड़ा संजीदा कदम तो तब उठा जब देश के राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक 8 सदस्यीय समिति का गठन तकरीबन 6-7 महीने पहले किया गया। उसमें कई लोगों को शामिल किया गया था। उसमें गुलाम नबी आजाद थे, अधीर रंजन चौधरी थे, सुभाष कश्यप थे और भी कई नाम थे। और इनके माध्यम से कहा गया कि आप पूरी दुनिया की चुनावी प्रक्रियाओं का अध्ययन कीजिए और अध्ययन करके इस विचार को कैसे अमल में लाया जा सकता है कि देश में एक साथ ही सब चुनाव करा लिए जाए। ये जो सिलसिला है बार बार चुनाव होने का, हर साल कुछ चुनाव, उससे कहीं ना कहीं देश के विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगता है। कहीं ना कहीं संसाधनों की बर्बादी होती है। कहीं ना कहीं सार्वजनिक जीवन में जिस प्रकार की शुचिता और पारदर्शिता रहनी चाहिए वो भी प्रभावित होती है। कहा यह भी गया कि काले धन की खपत के संदर्भ में ये निरंतर चुनाव बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इन सब चीजों से अगर उभरना है तो बेहतर है कि देश और प्रदेश में रहने वाले लोग एक राय होकर एक समय पर ही फैसला ले लें। तो इसके लिए जो कमेटी बनी, उस कमेटी ने आज राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 8 खंड और 18,000 पन्नों की यह रिपोर्ट है, जिसमें इस विचार को सराहते हुए वो तमाम सुझाव दिए गए जिसके माध्यम से इस विचार को अमल में लाया जा सकता है। संविधान संशोधन की बात कही गई और इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए 2029 में इस विचार को क्रियान्वित करने के संदर्भ में लक्ष्य निर्धारित करने की भी बात कही गई है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी समेत उसके तमाम सहयोगी दलों ने इस विचार का समर्थन किया। वहीं देश का प्रमुख विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों ने इस विचार का स्वागत नहीं किया। उन्होंने अपनी असहमति दी इस प्रक्रिया के संदर्भ में। अब जब 2024 का आम चुनाव सन्निकट है, कभी भी चुनाव के संदर्भ में घोषणा हो सकती है, तो क्या माने कि ऐन इस मौके पर कोविंद जी के द्वारा सौंप दी गई रिपोर्ट एक प्रकार से जनादेश होगा। इस रिपोर्ट के संदर्भ में भी आम चुनाव में जो फैसला आएगा उसके आधार पर मान लें कि देश किस ओर जाना चाहता है। वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में जाता है या एवरी ईयर इलेक्शन के लिए जाना चाहता है। तो इस बात को अपने ध्यान में रखते हुए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं। एक लंबे अंतराल के बाद वो हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश त्यागी जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत मुकेश त्यागी जी से करते हैं और त्यागी जी से समझने की कोशिश करते हैं। ऐन चुनाव की घोषणा के पहले रिपोर्ट सौंप दी गई द्रौपदी मुर्मू जी को। आपकी टाइमिंग को लेकर लोग हमेशा सवाल उठाते हैं। सीए भी बस आचार संहिता लगनी है उससे 3 दिन पहले, आचार संहिता लगनी है उससे 1 दिन या 2 दिन पहले ये रिपोर्ट। कहानी क्या है मुकेश जी? मंशा क्या है? नियत क्या है? थोड़ा खुलासा कीजिए। आपको सबसे पहले नमस्कार, और बहुत दिनों बाद आपसे मेरा इंटरेक्शन हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। को-पैनलिस्ट को भी नमस्कार जी। मैं समझता हूँ कि देखिए, प्रगतिशील देश के अंदर प्रगतिशील विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि स्टैटिक डेमोक्रेसी हो जाएगी, वो स्थिर हो जाएगी जी। और ये कोई नई बात नहीं है। मैं आपको कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन का कानून बना हुआ है, जैसे कि ब्रिटेन का आप लेकर के देख लीजिए कि वहां पर भी वन इलेक्शन और वन उसका है। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये चला आ रहा चर्चा बहुत पहले से, मोदी जी की इन्वेंशन नहीं है। और जहां तक चुनावों को लेकर के ये जो बार बार शगुफा निकाला जाता है, चुनावों के नजदीक ये, चुनाव को नजदीक, मुझे ये आपके प्रश्न में ही उत्तर है। लगातार यहाँ पे चुनावों का पर्व बनाया जाता है। कौन सा महीना ऐसा है बताइए जिसमें चुनाव ना होता? कौन सा साल होता है जिसमें चुनाव नहीं हो? एक कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें कहा कि पिछले 30 साल में हर साल में एक ना एक चुनाव हुआ है। तो ये चुनाव होने की प्रकृति है। तो आप चाहते हैं कि पॉलिसी पैरालिसिस हो जाए, कोई काम ना हो, कोई भी कानून ना पास हो। जब स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया गया तब अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद ये वन नेशन वन उसके लिए बुलाया गया है, आपको तो मालूम है। लेकिन फाइनली वो महिला आरक्षण बिल के लिए हुआ। तो ये मैं समझता हूँ मोदी जी का एक बहुत बड़ा और मैनिफेस्टो का हिस्सा है कि 2029 तक, और जिसमें महामहिम मुर्मू जी के आगे 18,000 पेज की रिपोर्ट दी गई है। 191 दिन का लगातार काम किया उसमें। हरीश साल्वे जैसे बहुत बड़े वकील भी उसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें तमाम ऑपोजिशन के लीडर इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने अगर रिकमेंडेशन करी तो इसमें आपत्ति किस बात की है?
और उसके उनको नियम बनाए, उसमें कुछ संविधान। मुकेश जी, मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं आपसे। देखो भाई, देश में कोई भी चीज क्यों की जाती है? देश के भले के लिए की जाती है। देश का भला कब होता है? जब देश के लोगों का भला होता है। अब पिछले कुछ समय से अनुभव यह है कि इस देश में रहने वालों का भला तभी हो पाता है जब चुनाव होता है। जब चुनाव आने होते हैं तो सरकारें इस बात की चिंता करती है जिनसे वोट लेने भैया उनके लिए भी कुछ करना कराना होता है। अब देखो, चुनाव होने वाले हैं, आपने हमारी चिंता कर ली, 100 रुपए सिलेंडर का दाम कम कर दिया। चुनाव थे, उससे पहले ऐलान हुआ तो कहीं मैतारी बंधन आ गया, कहीं लाडली बहना योजना आ गई। तो क्या हर साल चुनाव उनाव होते रहते हैं, तो इससे जनता को थोड़ी बहुत राहत वाहत मिलती रहती है। अब आप एक बार में ही चुनाव करा लोगे, 5 साल तक बेचारी जनता क्या करेगी? बड़ी चिंता होती है जनता के संदर्भ में। मुकेश जी, हमारी चिंताओं के संदर्भ में भी तो कुछ रोशनी दीजिए। आपका बाकी काम तो ठीक हो जाएगा, हम लोगों का क्या होगा भाई? डॉक्टर हिमांशु जी, आप ही के प्रश्न में फिर उत्तर है। देखिए, आप ये लगातार कह रहे हैं कि किस प्रकार से जनता को थोड़े बहुत फ्री बीज मिल जाते हैं, तमाम प्रकार की सुविधाएं मुहैया होने लगती हैं, वातावरण बड़ा धनात्मक हो जाता है। लेकिन आप ये देखिए ना कि आप जब कोड ऑफ कंडक्ट निकालते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तमाम प्रकार की जो नीतियां होती हैं उनको निलंबित कर दिया जाता है। और फिर दूसरे सरकार आती है, वो पहले सरकार के अगेंस्ट एक नया शगुफा निकालती है कि इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया, हम लोगों को जो हमको विरासत में बहुत वीक इकोनॉमी मिली। तो मैं समझता हूँ ये सारे स्पष्टीकरण जो हैं वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से दूर हो सकते हैं। जनता को एक बार राहत मिलेगी, उनको बार बार धक्के देने वाले कि ले चलो हमारे वोट डालो, हमें वोट डालो। मैं समझता हूँ कि एक बहुत परिपक्व प्रजातंत्र का जो मुकेश जी, आप दलील दे नहीं पाए मेरे सवाल के संदर्भ में। थोड़ा और मेहनत कीजिए इसके संदर्भ में, जनता की हालत के संदर्भ में थोड़ी तो संवेदना दिखाइए भाई। आप ऐसे ना बहका दो हमें भाई, बड़े नाजुक मसले पर बात कर रहे हैं हम लोग। पर मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी के पास आना चाहता हूं भाई। देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल, इसने ही देश के संविधान बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। पहला चुनाव कमोबेश इसी भावना के तहत ही हुआ 1951 में, वन नेशन वन इलेक्शन। जनता कांग्रेस के साथ थी तो तकरीबन 20 साल तक इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन का सिद्धांत ही चलता था। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ ही होते थे, 5-5 साल तक सरकारें चलती थी। पर जैसे जैसे वक्त के साथ कांग्रेस के प्रति जनता का विश्वास घटता गया, ये व्यवस्था छिन्न भिन्न होती गई। अब डॉक्टर अजय उपाध्याय, जानने में बात यह है कि कांग्रेस ने इस विचार का बड़े जोरदार तरीके से विरोध किया। इतना विरोध किया कि अधीर रंजन चौधरी ने उस समिति की बैठकों में शामिल होना भी उचित नहीं समझा जो इस विषय पर विचार विमर्श कर रही थी। तो थोड़ा आप बताइए, इस विचार के प्रति आपकी इतनी नाखुशी, इतनी नाराजगी, इतनी असहमति क्यों है? जो काम आपने शुरू किया था, जवाहरलाल जी ने गलती कर दी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने गलती कर दी, या भीमराव अम्बेडकर साहब ने गलती कर दी, जो आप लोग इतने नाराज से हो गए इस विचार के साथ? और डॉक्टर साहब नमस्कार, बाकी सभी साथियों को नमस्कार। पहला जो चुनाव हुआ था वो संजोग की बात है या प्रयोग की बात आप कहना चाहते हैं? उस समय संजोग और आज प्रयोग हो रहा है। संजोग इसलिए था कि वो सारे चुनाव पहले हुए थे तो राज्यों को भी होना था और देश को भी होना था, एक ही साथ हुआ जी। उसके बाद जो परिस्थिति बनी 5-5 साल की थी, आपने भी देखा 67 में जो सम्मिलित सरकारों का दौर चला और किस तरह धीरे धीरे चीजें बदला। राज्यों को अलग अलग समय पर चुनाव कराने की क्यों परिस्थिति पैदा हुई थी, इतिहास इसमें साक्षी है कि सरकारें किसी न किसी कारण से जो राज्यपाल या राष्ट्रपति को जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं, जिसमें विधानसभा को भंग करने का अधिकार, कहीं न कहीं वो तर्क है और उसी के कारण विधानसभा भंग हुई तो वो उनको डिटेन नहीं किया जा सकता था, होल्ड नहीं किया जा सकता था, अगले 2 साल बाद जब लोकसभा का चुनाव होगा तभी होगा। तर्क यहां सिर्फ यही है कि राज्यों के चुनाव में या जब बात आएगी तो अनुच्छेद 2 जो है हमारा भारत का संविधान कहता है कि किसी भी राज्य को हम सम्मिलित कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 कहता है कि हम किसी भी राज्य को बंटवारा कर सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में आप हैं अभी संभवतः, और छत्तीसगढ़ की संरचना जब हुई थी नवंबर 2000 के आसपास में, तो उस समय की परिस्थिति क्या थी? राज्य अलग हुआ था, अलग राज्य हुआ तो वहां भी चुनाव की एक परिस्थिति बन सकती थी और बनी। आर्टिकल 85 को और राज्यपाल विधानसभा को 174(2) ख के अंतर्गत अधिकार है कि वो भंग कर सकता है। जब वो भंग
भंग हो जाएगी कोई भी विधानसभा तो क्या करेंगे? संविधान में एक बड़ा। तीसरी बात, संघीय ढांचे के भी एक कहीं ना कहीं भावना के विरुद्ध है। संसदीय लोकतंत्र के लिए हम मानते हैं कि जो है राज्य जो है आप एक साथ रहेंगे, बीच में कोई परिस्थिति आई जिसमें अलग होना पड़ा। तीसरी जो बात, अंतिम बात मैं कह के अपनी बात को विराम दूंगा कि राष्ट्रीय मुद्दों के सामने जब भी ये क्षेत्रीय मुद्दे अनिवार्य तौर पे गौण हो जाएंगे। बस्तर का कोई मुद्दा है, बीजापुर का कोई मुद्दा है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र का कोई मुद्दा है, दिल्ली का कोई मुद्दा है जो स्थानीय लेवल पर प्रभावित होता है, विधानसभा के चुनाव में वो प्रमुखता के साथ उठाए जाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे राष्ट्रीय चुनाव में होते हैं तो कहीं ना कहीं ये विसंगतियां पैदा हो सकती हैं, ये एक संभावना है। मुझे कुछ आपकी दलील समझ में नहीं आई। मतलब आप बहुत ही कुशाग्र प्रवक्ता है, पर आप मुझे समझा नहीं पाए और शायद दर्शकों को भी नहीं समझा पाए कि आपका विरोध किस बात को लेके। वो राष्ट्रीय मुद्दे अलग है, राज्य के मुद्दे अलग है। अरे भाई, 2019 में कुछ राज्यों की विधानसभा के चुनाव साथ ही हुए थे लोकसभा के, और जनता देश की इतनी समझदार है, उसने प्रदेश के स्तर पर वोट अलग डाला और राज्य के संदर्भ में अलग करते हुए देश के संदर्भ में वोट अलग डाला। और हमारा पड़ोसी राज्य उड़ीसा में भाजपा को ठीक ठाक सीटें मिली भाई सांसद के तौर पर, लेकिन पानी भी नहीं मांगा भाजपा ने। प्रदेश के स्तर पर नवीन पटनायक की सरकार लोगों को इतना भा रही थी कि भाजपा को पानी भी ना मिला, कमोबेश ये हालत थी। तो देश की जनता की समझदारी का स्तर तो यह है। आपसे जानना केवल इतना है, विरोध इसलिए यह विचार नरेंद्र मोदी का है, और नरेंद्र मोदी जो भी करेंगे हम उसका खिलाफत करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे, हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। अरे भाई बताओ तो सही, अगर देशवासी अपने भविष्य के संदर्भ में हर 5 साल में फैसला ले, प्रावधान के अंतर्गत इस चर्चा में निष्कर्ष निकाला गया कि भाई अगर बीच में कहीं विश्वास मत खो देती है सरकार तो जितनी अवधि बची है उस अवधि के लिए चुनाव हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा को कायम रखते हुए हम लगातार आगे बढ़ेंगे। दुनिया के और कई विकसित देश हैं जो इस विचार के साथ में अब आगे बढ़ रहे हैं। स्वीडन के संदर्भ में, जर्मनी के संदर्भ में, यहां तक तो छोड़िए इंडोनेशिया ने भी इसका अनुसरण कर लिया है। तो अब आपसे जानना यह था कि भाई कांग्रेस एक वैचारिक दल है, इसके पास एक ऐतिहासिक विरासत है, अगर उसे ये विचार पसंद नहीं आ रहा तो थोड़ा दलील के साथ समझाओ ना कि भाई ये चीज इसलिए ठीक नहीं है। आप तो उस बैठक का हिस्सा भी नहीं बनते, और जब हम पूछ रहे तो हमें बता भी नहीं, भाई इसमें ये छूट जाएगा, थोड़ा समझाओ तो सही नहीं। भाई क्या खराब हो जाएगा? पैसा बच जाएगा लोगों का, खराब लग रहा है आपको? देश का पैसा बच जाएगा, खराब लग रहा है आपको? डॉक्टर योगोपाध्याय, डॉक्टर साहब आपने उड़ीसा का उदाहरण दिया है, और उड़ीसा के लोकसभा चुनाव और विधान से जरूर होते भी, रिजल्ट में भी जो हमने देखी है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि रिजल्ट में बहुत बड़ा फेरबदल भी नहीं था। 8 सीट आई है भाजपा को, 12 सीट मुझे लगता है कि जो सत्ताधारी दल है उनको आई है, और विधानसभा में उनको ज्यादा सीट आई, ये भी सच्चाई है। लेकिन दोनों जगह जो है बहुमत है वहां पे स्थानीय लीडर्स को, स्थानीय लीडर का वहां परिप्रेक्ष्य है। जहां तक बाकी राज्यों की बात है इसमें कंफ्यूजन होगा। दूसरी बात है जो आपने कहा, अरे 1 मिनट बीच में रोको, बताइए आपको ये डर आ गया है क्या कि अगर देश के संदर्भ में बात आएगी तो लोग भाजपा को ही चुनेंगे, देश के संदर्भ में अगर बात आएगी तो लोग नरेंद्र मोदी को ही चुनेंगे, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम लोगों का क्या होगा? इसलिए नहीं आना चाह रहे क्या आप? डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है। आपने अमेरिका की बात की, क्या अमेरिका में ऐसा ही चुनाव होता है? कनाडा में क्या जो हमने संसदीय संघात्मक पद्धति ली है जहां से, क्या वहां यही चुनाव होता है? हमारे जो संविधान निर्माता थे, यदि उनके जेहन में ये बात नहीं होती तो ये वन नेशन वन इलेक्शन का उन्होंने संविधान में प्रावधान कर दिया होता। क्यों नहीं प्रावधान किया? वो इस बात को जानते थे, भारत में जिस तरह से बहुविध संस्कृति है। अजय उपाध्याय जी, प्रावधान इसलिए नहीं किया कि उन्हें आने वाली पीढ़ी के संदर्भ में ये पता नहीं था कि वो प्रलोभनों के चलते इधर से उधर इतनी तेजी के साथ होती जाएगी। लोग पद और पैसे के लिए अपनी निष्ठाएं रातों रात और दिनों दिन बदल लिया करेंगे, इतनी कल्पना नहीं थी ना। वो तपस्वी लोग थे जो संविधान बना रहे थे। आपकी हालत में और उस समय की हालत के अंतर को समझिए अजय उपाध्याय जी। क्यों उन लोगों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? उन्होंने क्यों नहीं किया? उन्हें पता नहीं था ना हम इस स्तर तक गिर जाएंगे। देख तो रहे हैं हालत, लोग पदों के लिए किस प्रकार से अपनी निष्ठाओं को 40-40 साल 50-50 साल की बदल ले रहे हैं। तो थोड़ा इसमें विचार कीजिए, ऐसा खारिज करने का विषय नहीं। लेकिन मैं संदीप चौधरी जी आपके पास आता हूं और जानना चाहता हूं
क्या इस सिफारिश को हम एक शिगुफा माने, या संदीप चौधरी आपको लगता है कि अब इस पर अमल भी होगा और 2024 का जो चुनाव है उसका एक विषय वन नेशन वन इलेक्शन भी रहेगा और जो जनादेश आएगा वो बता देगा कि देश क्या चाहता है। अगर जिन्होंने इसका समर्थन किया उनको बहुमत मिला, मतलब देश चाहता है वन नेशन वन इलेक्शन, या जिन्होंने विरोध किया, विरोध करने वालों की भी संख्या पर्याप्त है भाई। कांग्रेस ने विरोध किया, टीएमसी ने विरोध किया, डीएमके ने विरोध किया, तो किस नतीजे पर पहुंचे संदीप चौधरी जी इस विषय को लेकर? देखिए हिमांशु जी, जो विरोध की राजनीति है, विरोध की राजनीति पे तो मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूं। आप एक बार बहुत अच्छी शायरी करते भी हैं कि लोग दूसरे में खामियां ढूंढते हैं ऐसे, खुद के किरदार में खुदा हूं जैसे। तो ये हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत ज्यादा होता है। आपने वो बात बहुत सही कही कि जो काम मोदी जी कर रहे हैं उसका विरोध करना है। हकीकत ये है कि मौजूद सरकार कोई भी हो, हिमांशु जी, सरकार आज बीजेपी की है, अगर किसी और की भी होती तो हमारे देश में विपक्ष का बस एक ही काम है। अगर दिन होगा और सरकार कहेगी दिन है तो विपक्ष कहेगा नहीं दिन नहीं है, वो सूरज निकला हुआ है। बातों को कैसे भी करके घुमाना है, हाँ में हाँ नहीं मिलानी है। लेकिन ये जो फैसला है, मैं ये मानता हूं ये एक ऐतिहासिक फैसला होगा और मैं इस चीज को ऐसे भी मानता हूं हिमांशु जी कि जैसे आपने कहा कि क्या ये शिगुफा है, मैं शिगुफा इसलिए नहीं कह सकता कि इस सरकार ने या इस नेतृत्व ने कई बार ऐसी चीजें प्रूव की है। अगर संसद भवन का निर्माण जो आपने नहीं सोचा था कि हाँ हमें नया संसद भवन मिल सकता है, वो हमें मिल गया। हमने नहीं सोचा था कि धारा 370 हट सकती है, वो वाकई हट गई। राम मंदिर वाला मामला हमें ये लगता था जैसे हमारे पीछे की पीढ़ियां निकलती चली गई कि ये कोर्ट कचहरी का ही मामला रहने वाला है, ये कभी सोल्व नहीं होने वाला। नहीं संदीप जी, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं सोचा था भाई, जिस पे लड़ रहे थे वो तो हो गया, पर हमने तो सोचा था कि विदेश से काला धन जो है वापस आएगा और 100 दिन में ही आएगा। पर देखो ना, अब 10 साल हो गए नहीं आया, या आपकी जानकारी में आ गया तो आप हमें बता दो। तो ऐसा नहीं है जो हमने सोचा था वैसा हो गया है, जो हमने नहीं सोचा था वैसा हो गया। कई काम ऐसे हुए जो हमने सोचे थे पर नहीं हुए। 35 रुपए लीटर में पेट्रोल डीजल मिलेगा, अब सोचा था, बोला भी गया था, पर देखो नहीं मिला ना। संदीप जी क्या कहोगे आप? हिमांशु जी, मैं आपकी बातों से एग्री करता हूं, लेकिन हमें यह फर्क देखना पड़ेगा कि कौन सा काम सरकार कर सकती है और कौन सा करने में वो असमर्थ है। तो जो चीजें हम कर रहे हैं, देखिए महंगाई वाला मुद्दा ऐसा है, राजनीति में एक बार अमित शाह जी ने कह भी दिया था, क्या कहा था वो कि ये लॉलीपॉप या कुछ जुमला, उन्होंने सब यूज किया, जुमला जुमला होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात है। आप ये मानिए कि इसकी पहली सीढ़ी पर आप चढ़ चुके हैं, एक पूरा पुस्तक बना करके, कितने पन्नों की वो रिपोर्ट है, वो कैरी फॉरवर्ड हो चुकी है, वो आगे बढ़ चुकी है, चीज आज राष्ट्रपति के पास तक पहुंच चुकी है, कमेटी बन चुकी है। तो मैं मानता हूं जिस चीज की आपने जमीन तैयार कर दी है उस पर आप आगे बढ़ सकते हैं और ये काम हो सकता है। अच्छा एक बार बताइए संदीप जी, फिर मैं मुकेश जी के पास चलूंगा। क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस ऐतिहासिक भूल कर रही है इस सुझाव को खारिज करके? जनता को यह समझाना कांग्रेस को कहीं ना कहीं भारी जाएगा कि अगर देश में एक साथ चुनाव हो और इससे देश के संसाधनों को ज्यादा बेहतर उपयोग किया जा सकेगा, देश की मैन पावर जो हमेशा चुनाव में लगी रहती है उससे उसे बचाया जा सकेगा, बड़े पैमाने पर जो पैसे का अपव्यय होता है उसके संदर्भ में बचत हो पाएगी। ऐसी सकारात्मक बातों को इग्नोर करते हुए कांग्रेस इसके विरोध में खड़ी है। क्या कांग्रेस समझा पाएगी कि वो विरोध क्यों कर रही है? हिमांशु जी देखिए, ये दुर्भाग्य है, जबकि मैं आपको बताऊं सभी राजनीतिक दलों को, न केवल कांग्रेस को, जो क्षेत्रीय दल भी हैं उनको भी एक बार इलेक्शन होने से फायदा है अगर वो विरोध की राजनीति छोड़ दे। देखिए, जब भाजपा आज की तारीख में ज्यादातर स्टेट्स में सरकारों में है, केंद्र में सरकार में है, जब एक टाइम पे इलेक्शन होगा तो भाजपा के भी जो लीडरशिप है वो पूरे देश में इन्वॉल्व हो जाएगी। तो उसी तरीके से ममता बनर्जी को अपना बंगाल देखना होगा, अखिलेश यादव को अपना उत्तर प्रदेश देखना होगा। कांग्रेस के पास भी लीडरशिप है, संगठन है पूरे देश में, ये भी अपने आप को पूरे देश में एक साइन पर देखिए, कुल मिलाकर संदीप जी का मानना है कि इसका विरोध ठीक नहीं। पर मुकेश त्यागी जी एक बात बताइए, इतने नायाब विचार के संदर्भ में भी आप आम सहमति बनाने से चूक गए। थोड़ा विचार करते हैं कि आप अपने विचारों के साथ में आम सहमति क्यों नहीं बना पाते? क्या आप नहीं मानते हैं कि आप जो अपने आप को महिमा मंडन करने के संदर्भ में इतने ज्यादा लालायित रहते हैं, उससे बाकी लोग आपका समर्थन करने से कतरा जाते हैं? क्या कहते हैं आप? हम ही हम हैं। वो एक पिक्चर थी जिसमें ये कहा गया था, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो आप दूसरों के लिए जो बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ते हो,
उससे कितना बड़ा नुकसान देश का करते हो, इसके विषय में कुछ कहोगे मुकेश जी? कहाँ जगह नहीं छोड़ते। अधीर रंजन चौधरी का उसमें नुमाइंदगी है, वो ही नहीं कोऑपरेट करना चाहते, तो वो उनकी गलती है जी। उसके अंदर पूर्व राष्ट्रपति उसके चेयरमैन हैं, और उसमें तमाम जो है विधि वक्ता हैं, जिसके अंदर हरीश साल्वे और बड़े बड़े उसके अंदर लॉयर्स हैं, तो और लॉ कमीशन इन्वॉल्व है, और उसके बाद नहीं ये सब है तो सही मुकेश जी, लेकिन अगर ये समर्थन कर देते तो आप क्या कहते? आपकी भाषा देखिए अतीत में। देखो कांग्रेस को भी मजबूर होना पड़ा हमारे संदर्भ में साथ देने के लिए। आप ये कहने वालों में से नहीं हो ना मुकेश जी कि आप कहते हैं कि देखिए हम आभारी है कांग्रेस की कि उसने भी इस विचार के संदर्भ में समर्थन देने का मन बनाया। आप अटल जी की भाषा, नरसिम्हा राव जी की भाषा, उस दौर को और आपके दौर के संदर्भ को देखिए ना। अगर आपका कोई साथ देता भी है तो उसको भी आप मजबूर करार देते हो। देखो इनकी मजबूरी, देखो इनकी लाचारी, देखो इनकी दीनता, ये भी हमारा साथ देने के लिए मजबूर हो गए। आप कहां ये मानते हो कि ये इनकी उदारता है, ये इनका विशाल हृदय है, ये इनकी देश के प्रति संवेदना है, ये इन लोगों का देश के प्रति सद्भाव है कि यह भी इस विचार के लिए हमारे साथ है? क्या कहते हैं आप? हिमांशु जी, मैं समझता हूं कि अगर ये समर्थन करते हैं जी तो इनका हम पूर्ण रूप से पूरे दो हाथ से स्वागत करेंगे, क्योंकि इसमें नुकसान फायदा एक पार्टी का नहीं, ये पूरे देश के ऊपर लगने वाला है। कल हो सकता है हमारी सरकार में ना हो, ये सरकार में हो, तो वन नेशन वन इलेक्शन का जो खर्चा है, पिछले बार इलेक्शन का खर्चा 60,000 करोड़ तो वो है जो लेजिटिमेट है। इसके अलावा इलेजिटिमेट खर्चा पता नहीं किस स्केल पे होगा, इसका अंदाजा नहीं है। वो तो चलिए खर्चा छोड़ दीजिए, पर आप ये देखिए कि इसका मतलब कांग्रेस ने गलतियां की। 57 में चुनाव हुआ, वन नेशन वन इलेक्शन, फिर हुआ 62 में, फिर हुआ 67 में, 68 के अंदर आकर के इन्होंने 3 चुनी विधानसभाओं को जो है निरस्त कर दिया। तो ये तो खुद ही इन्होंने इसकी बुनियाद डाली हुई है। अब उसी बुनियाद के खिलाफ बात कर रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते कि पहले जो हुआ था वो गलत हुआ था। अरे भाई, 3 चुनाव ऐसे आपके हुए हैं जो कि वन नेशन के आधार पे हुए हैं, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति हो रही है। तो मैं आखिरी बातचीत के लिए डॉक्टर अजय उपाध्याय आपके बताना चाहता हूं। देखो मुकेश जी ने बड़ा हृदय दिखा दिया है अजय जी। उन्होंने कहा आप समर्थन करो, स्वागत करेंगे भाई, आपका धन्यवाद भी कर देंगे। क्या कहते हो? अब तो कम से कम समर्थन कर दो। और देखो खड़गे जी तो वैसे भी बहुत परेशान चल रहे हैं अजय उपाध्याय। आपने देखा उनका कल का बयान, आपके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरे पैसे नहीं है हम लोगों के पास, जो थोड़े बहुत है वो भी अकाउंट फ्रीज हुए जा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो ये पैसे वैसे का संकट भी थोड़ा आपका कम हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? सबका पैसा बचेगा, सबका समय बचेगा, सबकी ऊर्जा बचेगी, इसके बावजूद भी आप विरोध में हो। देखिए, त्यागी जी को धन्यवाद देता हूं, लेकिन त्यागी जी के बात को त्यागी जी की सरकार सुनती कहां है? सरकार बड़ी अजीब सी बात है भाई। अनुमत की, ये तो सपना है, सबने देखा। कोई ऐसा बिल नहीं है जिस पर हम समर्थन भी देने की स्थिति में कभी थे या रहे। समर्थन लेने की जरूरत इस सरकार को नहीं, क्योंकि इसके पास तो बहुमत का घमंड है। और यही मुद्दा है, ये बहुमत का घमंड में जब बात आती है सरकार की, कोई भी सरकार, नहीं कि सरकार नहीं कोई और भी आएगी, तो राज्यों के जो हित हैं और राज्यों के जो मुद्दे हैं, इस बहुमत के घमंड में तानाशाही बढ़ेगी। कम से कम जब राज्यों में हार किसी पार्टी की जो केंद्र में रहती है तो वो बैलेंस होता है और जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जो लोकतंत्र के। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप वापस वहीं आ गए। आप विरोध में इसलिए नहीं कि ये विचार खराब है, ये डर आपके अंदर है कि देश के संदर्भ में अभी मानस भाजपा के साथ है, और अगर वन नेशन वन इलेक्शन हुआ तो देश के संदर्भ में तो भाजपा के साथ है, राज्य के स्तर पर भी भाजपा ही भाजपा हो जाएगी, तो हम लोगों का क्या होगा? एक भाजपा का भय देश के स्तर पर आपको वन नेशन वन इलेक्शन जैसे विचार के साथ खड़ा नहीं होने दे रहा। आप इतने कमजोर और इतने लाचार अपने आप को क्यों महसूस कर रहे हो अजय उपाध्याय जी? डॉक्टर साहब, ये नहीं है भाजपा का भय और किसी का नहीं, सरकार की तानाशाही किसी की भी हो सकती है। हो सकता है कल को हम भी आए सरकार में और हमें भी वो फीलिंग आ जाए, तो जनता उत्तरदायी हो। कम से कम राज्यों में केंद्र यदि किसी कारण से नहीं हट पा रहा है तो राज्य की सरकारें तो बदलेंगी। आज कर्नाटक बदली तो सरकार का स्वभाव बदला, भाषा बदली। हिमाचल बदला तो सरकार में वो तनाव आया और जनता के प्रति उत्तरदायित्व। और इसी तरह हमारी भी सरकार कल आएगी, ऐसा नहीं है, इसी चुनाव के बाद आ रही है। तो डॉक्टर अजय उपाध्याय इस दलील के साथ है कि वन नेशन वन इलेक्शन से जनता का बीच बीच में जो मन बदलता है, उससे विपक्ष को जो जगह मिल सकती है वो संभावना खत्म हो जाएगी, एक ही पार्टी पूरी तरीके से काबिज हो जाएगी। ये देश के लिए ठीक नहीं है। तो संदीप जी, वापस आपके पास लौटता हूं। क्या आपको लगता है यह आशंका अजय उपाध्याय जी की देश हित में है? यह आपका मानना है कि हम लोग ये बात दावे के साथ कहा करते थे कि भले ही हम लोगों के मन अलग अलग हों, हम लोगों के विचार अलग अलग हों,
पर अगर राष्ट्र हित की बात होगी तो हम सब एक हैं। अब ये दावा रह गया है, व्यवहार में अब ये देश में दिखता नहीं है। भले ही देश हित की बात हो, भले ही राष्ट्र हित की बात हो, तो भी हम साथ नहीं हो सकते। भूल जाएं इस बात को कि हम कभी साथ हुआ करते थे। देखिए हिमांशु जी, आज की तारीख में जो विपक्ष का डर है वो है सबसे बड़ा एक लीडर का, जिस लीडर की आज देश के अंदर एक इमेज बन चुकी है, जो लीडर पब्लिक के बीच में जाके ये कह सकता है कि आप अपना कैंडिडेट मत देखिए, आप मुझे देखिए, मेरे चेहरे पर वोट कीजिए, मेरी अपनी गारंटी है। क्योंकि उन्होंने जहां विधानसभा में दूसरे दल जीते, वहां लोकसभा की सारी सीटें जीत करके दिखाई हैं। तो विपक्ष का ये बहुत बड़ा डर है कि कहीं ऐसा ना हो लोकसभा चुनाव की लहर में या लोकसभा के जो बहाव आएगा, जो आंधी आएगी, उसमें विधानसभा भी हमारे हाथ से निकल जाए। यही एक डर है, इसीलिए आज ये विरोध की राजनीति हो रही है। और मुझे लग रहा है बड़ा दिल दिखाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अब अपनी अच्छी पॉलिसी, साफ सुथरी छवि लेकर लोगों के बीच में जाओ, आपको समर्थन मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बातचीत के मर्द पे पहुंचे तो वन नेशन वन इलेक्शन महज कल्पना नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन किसी एक दल विशेष की बेहतरी के लिए नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन वस्तुतः इस देश की बेहतरी के लिए आया हुआ उत्तम विचार है, जिसके क्रियान्वयन करने की संभावनाओं को आज राष्ट्रपति रहे कोविंद जी की रिपोर्ट के माध्यम से व्यक्त किया है। क्या यह समय नहीं है जब देश के सारे राजनीतिक दल परस्पर मतभेद भूल देश हित में इस विचार को क्रियान्वित कैसे बेहतर तरीके से किया जा सके, इस पर दिमाग लगाएं। और देश का सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल है, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी देश में सरकार है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वह देश में ऐसा वातावरण तैयार करे कि लोग आशंकाओं को भूल इस विचार के साथ खड़े हो सके। अगर अन्य दल आशंकित हैं तो ये केवल उनके कोई डर की बात नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की विफलता है कि वह उन्हें साथ ले पाने में कामयाब नहीं है। केंद्र सरकार की सफलता इसी रूप में देखी जाएगी, भाजपा की सफलता भी इसी रूप में देखी जाएगी कि वह इस विचार के साथ बाकी दलों को भी एक प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा कर सके। क्या यह करिश्मा मौजूदा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर पाएगा, क्या मौजूदा केंद्र सरकार कर पाएगी? इस पर हम निगाह बनाए रखेंगे। पर आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादर प्रणाम।